हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे होंगे। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं घटना चक्र समान अध्ययन पूर्वालोकन भारतीय इतिहास की ये किताब है। और ये जो किताब है ये बिल्कुल न्यू अपडेट के साथ वर्ष 2022 के लिए ये किताब आई हुई है। इस किताब के अंदर जो है 1990 से लेकर वर्ष 2022 तक के यूपीएससी से लेकर और जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम हुए हैं उसके प्रश्न पत्र को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। और ये जो पेपर इंक्लूड किया गया है ये पूरे सब्जेक्ट वाइज मोड में इंक्लूड किया गया है। आप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन भारत के इतिहास है और इसके अंदर जो है टोटल 15 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। मध्यकालीन भारत के इतिहास है, इसके अंदर जो है टोटल 25 चैप्टर को इंक्लूड किया गया है। और आधुनिक भारत का इतिहास है, इसके अंदर टोटल जो है 55 चैप्टर को इंक्लूड किया गया। अगर टोटल बोले तो ये टोटल जो है 95 चैप्टर है। यानी इस पूरे बुक को कंप्लीट करने का टारगेट रखा गया है 28 दिन में। 28 दिन में जो है ये पूरा बुक जो है आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अभी जो मैं शुरुआत किया हूँ ये है आधुनिक भारत का इतिहास। जो आधुनिक भारत के इतिहास के अंदर जो है चैप्टर नंबर 1 से लेकर और चैप्टर नंबर 20 तक आप यहाँ पे देख सकते हैं। चैप्टर नंबर 20 तक का मैं वीडियो जो है अपलोड कर रखा हूँ अपने चैनल के ऊपर। और अगर आप इन वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप इन वीडियो को देखिए। ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये जो बुक है इसका टारगेट रखा गया है 28 दिन के अंदर समाप्त करने का। ये बच्चों के डिमांड पे रखा गया है। ये उन बच्चों के डिमांड पे रखा गया है जो ये इस बुक को पढ़ चुके हैं लेकिन वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो बच्चों का कहना था कि सर छोटा छोटा वीडियो बना दीजिए ताकि मैं बुक को रिवीजन कर सकूं आपके वीडियो से। और ये जो बीपीएससी का एग्ज़ाम्स होता है ये बच्चे जो हैं कुछ बीपीएससी वगैरह का तैयारी करते हैं, ये उनका भी रिक्वेस्ट था। तो बीपीएससी में जो है यहाँ से आपके 30+ क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में यहाँ से 30+ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चंस आते हैं। बीपीएससी के एग्ज़ाम्स में थोड़ा सा चेंजेस करके आ जाते हैं डायरेक्ट। तो आप इस बुक को देखना या फिर पढ़ना मत भूलिएगा। ये आपका सिलेक्शन प्री का सिलेक्शन ये बुक जो है आपका करा देगा। अभी जो मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूँ ये है चैप्टर नंबर 21 से लेकर और चैप्टर नंबर 25 तक। आप यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर नंबर 21 में है लखनऊ का अधिवेशन, होम रूल लीग आंदोलन, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन, किसान आंदोलन और ट्रेड यूनियन। तो ये जो है चैप्टर नंबर 21 से लेकर चैप्टर नंबर 25 जो है अभी मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ अपने चैनल के ऊपर उसका इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाए। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर लिया कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए और एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। ये जो वीडियो है आपके एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यानी इंडिया के अंदर जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं इसमें मैक्सिमम ये बुक जो है आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। कुछ बच्चों का जो डिमांड होता है कि सर आप इस बुक का पीडीएफ मुझे दीजिए, तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूं कि आप यहाँ पे देख लीजिए ये क्या लिखा हुआ है। मैं इसी के कारण जो है मैं किसी बच्चे को पीडीएफ नहीं दे रहा हूं, तो इसके लिए सॉरी। मैं क्योंकि ये किसी कंपनी की ये संपत्ति है ये बुक, अगर मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा तो मेरे ऊपर जो है ये कॉपीराइट का वो मतलब कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। तो इसलिए मैं आपको नहीं दे रहा हूं। और जो बात है पढ़ाने का तो आप मुझे कहिए, मैं इसका डिटेल वीडियो भी बनाकर आपके लिए अपलोड कर लूँगा और आप वो भी देख लीजिए। कुछ बच्चे का डिमांड है कि सर आपका जो प्ले लिस्ट है वो मुझे नहीं मिलते रहता है। तो मैं उन बच्चों को कहना चाहता हूँ कि जो प्ले लिस्ट है वो मैं बना रखा हूँ। अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं इस वीडियो के अंत में इस वीडियो के जो बॉक्स होते हैं बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें मैं सारे वीडियो का यानी साइंस का घटना चक्र साइंस और घटना चक्र हिस्ट्री जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन और ये है चैप्टर नंबर 21। तो यहीं से हम लोगों को शुरुआत करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग ने एक ही समय अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। तो ये कहाँ किए थे? दिसंबर 1916 में लखनऊ में इन्होंने आयोजित किया था। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था AC मजूमदार ने। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रसिद्ध लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये 1916 में हुआ था। आतिवादियों और उदारवादियों के पुनः मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी निम्न में से कौन था? तो ये थी एनी बेसेंट। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य किसने समझौता कराया था? तो ये समझौता कराया था बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस के 1916 लखनऊ अधिवेशन में कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? तो ये लिया गया था मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग स्वीकार की। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की, वह वर्ष था? तो वह वर्ष था 1916 का। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतैक्य का काल निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? तो ये जो काल प्रदर्शित करता है ये 1916 से 1922। निम्नलिखित में से कौन 1916 के लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के विषय में असत्य है? तो ये असत्य है, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्षता नहीं थी, यानी अंबिका चरण मजूमदार जो है इसके अध्यक्ष थे। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था? तो ये है लखनऊ का अधिवेशन 1916 में। अब अगला जो टॉपिक है ये होम रूल लीग का आंदोलन है। तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं फटाफट। होम रूल लीग आंदोलन सर्वप्रथम किसने आरंभ किया था? तो ये आरंभ किया था एनी बेसेंट ने। सबसे पहले एनी बेसेंट ने अप्रैल 1916 में आरंभ किया था होम रूल लीग आंदोलन। 1915-1916 में दो होम रूल लीग आरंभ की गई थी। किनके नेतृत्व में? तो एक था तिलक और दूसरा था एनी बेसेंट। देखिए जो बाल गंगाधर तिलक है ये अप्रैल 1916 में और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट मुख्यतः संबंध रही। तो एनी बेसेंट जो है ये गृह शासन आंदोलन से संबंध रही थी, यानी होम रूल लीग आंदोलन से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ था वह था, तो वह जो आंदोलन था वो था होम रूल लीग आंदोलन। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो ये है TS एलकॉट का। निम्नलिखित में से कौन सा होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो ये है CR दास। किस अधिवेशन में होम रूल लीग समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? तो ये है कांग्रेस के 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसमें। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने सेल्फ गवर्नमेंट की एक ठोस योजना रखा था। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो देखिए इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं है। तो आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। ये तो बड़ी लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन है। देखिए मूलतः जो है होम रूल लीग की स्थापना करने के संबंध में योजना जो है एनी बेसेंट ने बनाई थी। स्वशासन आंदोलन का शुभारंभ जो है 2 जनवरी 1914 को साप्ताहिक समीक्षा पत्रिका कॉमन बिल ने
प्रकाशन के साथ शुरू हुआ था। इस पत्रिका ने ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए धार्मिक स्वतंत्रता, राष्ट्रीय शिक्षा, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों को अपना आधारभूत कार्यक्रम बनाया। इस कार्यक्रम के अनुसरण हेतु दो पृथक होम रूल लीगों की स्थापना की गई। दोनों लीग एक दूसरे से पूरक थी। अप्रैल 1916 में तिलक इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की और उसके 5 माह के बाद जो है सितंबर 1916 में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक की लीग कर्नाटक, महाराष्ट्र बोले तो बम्बई को छोड़कर कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रांत और बरार की 6 शाखाओं तक सीमित थी। देश की बाकी हिस्से एनी बेसेंट की लीग के जिम्मे आए हुए थे। बेसेंट की लीग का संगठन बहुत ढीला था और कोई भी 3 व्यक्ति कहीं भी शाखा खोल सकते थे, जबकि तिलक की लीग का संगठन बहुत मजबूत था और सभी 6 शाखाओं के काम और कार्य निर्धारित थे। दोनों लीग ने अपना विलय नहीं किया क्योंकि एनी बेसेंट के शब्दों में उनके तिलक कुछ समर्थक मुझे पसंद नहीं करते और मेरे कुछ समर्थक उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और उनके बीच किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं था। इस प्रकार जो है तिलक एवं एनी बेसेंट में मतभेद नहीं थे। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा कथन जो है असत्य है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत दोनों लीग बनी रही। देखिए उनमें कोई मतभेद नहीं था, तो ये असत्य नहीं था, समझे। और उसके बाद है तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित था, तो ये भी बात सही है। सबसे पहले इसकी योजना जो है एनी बेसेंट ने 1914-15 में प्रस्तुत की थी, तो ये भी सही है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसमें जो है सारा का सारा सही है, क्योंकि इनमें कोई मतभेद ही नहीं था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। कब मिला दिया गया था? तो देखिए इसमें कोई ऑप्शन नहीं है और 1916 में ये दोनों एक हो गए थे आई थिंक, लेकिन यहाँ पे स्टार दिया हुआ है, तो इसको आप एक बार देख लेंगे हम लोग फिर बाद में। निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का जो प्रस्तावक था वो एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट जो है 1847-1933 में फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक रही है। एनी बेसेंट कह रहा है कि सही कथन को चुनिए। ये जो दिया हुआ है इसमें से सही कथन कौन सा है? तो एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायित्व थी, तो ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद जो है थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। इसके बाद ये नहीं थी थियोसोफिकल सोसाइटी की संस्थापिका। इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक बार अध्यक्षता रही थी एनी बेसेंट, तो ये भी सही है। ये 1 और 3 सही है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं थियोसोफिकल सोसाइटी की, तो एनी बेसेंट नहीं है थियोसोफिकल सोसाइटी से, ये है मैडम ब्लावेस्टकी। ठीक है, ये थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में अमेरिका में मैडम ब्लावेस्टकी और कर्नल अल्कट ने इसकी स्थापना किया था। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया? तो ये रखा था ऑल इंडिया होम रूल लीग। अब गांधी जी और उनके जो प्रारंभिक आंदोलन है, इसमें जो है लगभग 80 के आसपास में क्वेश्चन है, 89 है, तो इसको हम लोग फटाफट चलते हैं, देखेंगे। करमचंद गांधी दीवान थे। तो देखिए करमचंद गांधी जो थे ये उपयुक्त सभी राज्य के दीवान थे, यानी पोरबंदर के, राजकोट के और बंकानेर के, ये सभी राज्य के दीवान थे। देखिए करमचंद गांधी जो है पोरबंदर, राजकोट, बंकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के पिता थे। करमचंद गांधी गांधी जी के पिता थे और इनका जो उपनाम था ये काबा गांधी, काबा गांधी इनको लोग कहता था। निम्न में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? तो गांधी जी जो है ये श्यामला
श्यामल दास कॉलेज भावनगर में इन्होंने पढ़ाई किया था। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था इंडियन ओपिनियन। फिनिक्स फॉर्म कहाँ है? तो फिनिक्स फॉर्म जो है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है। फिनिक्स फॉर्म एम के गांधी समर्थक थे। तो एम के गांधी जो है ये दार्शनिक आरक्षकतावाद का समर्थक थे। दार्शनिक आरक्षकतावाद के ये समर्थक थे एम के गांधी। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन था? तो राम राज्य के युगल सिद्धांत जो है ये सत्य और अहिंसा। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है, तो गांधी जी के दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता। गांधी जी के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है? तो ये जो है समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, ये सही है। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो ये है हड़ताल का। हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना, ये सही नहीं है, ये गलत चीज है। बाकी जो है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। ये तीनों जो है सही है, लेकिन ये जो है गलत है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है। तो हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया था? तो ये आत्मनियंत्रण अपनाया था परिवार नियोजन के लिए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो है 21 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने रहा था। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? तो ये पीटरबर्ग स्टेशन है, पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन है, यहीं पे इनको फेंक दिया गया था। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो ये लिया था कलकत्ता अधिवेशन 1901 में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है 1901 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, उसी में अधिवेशन में भाग लिया था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। तो ये अहमदाबाद। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिस इसे ... कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सत्याग्रह आश्रम कहा जाता है। महात्मा गांधी के संबंध निम्नलिखित आश्रमों में से कौन सबसे पुराना है? तो महात्मा गांधी का जो सबसे पुराना आश्रम है ये फिनिक्स है, और ये जो फिनिक्स आश्रम है ये डरबन दक्षिण अफ्रीका में है, और इसको जो है महात्मा गांधी वर्ष 1904 में स्थापित किए थे। और फिनिक्स आश्रम जो है 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है, तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। और फिनिक्स जो है महात्मा गांधी द्वारा स्थापित ये प्रथम आश्रम था। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो सेवा धर्म जो है ये दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे। गांधी जी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, तो राजनीति का जो तात्पर्य है ये जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो ये है सत्ता। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा है? तो ये गढ़ा है महात्मा गांधी।
भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो ये है चंपारण। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो ये जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन जो है ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, तो एक यहाँ पे हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बी जो है इसके ऑप्शन हो जाएंगे। सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था, इसके बाद अहमदाबाद मिल के हड़ताल किए थे, इसके बाद खेरा और उसके बाद असहयोग आंदोलन। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सबसे पहले चंपारण 1917 में, उसके बाद फरवरी मार्च 1918 में उन्होंने अहमदाबाद मिल का हड़ताल था, और खेरा में 22 मार्च 1918 को खेरा सत्याग्रह था। फिर इसके बाद असहयोग आंदोलन 1920 से 1922। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? तो महात्मा गांधी का जो भारत के अंदर पहला सत्याग्रह था वो था चंपारण। निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? तो देखिए, महात्मा गांधी के बारे में जो है सही, उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट से प्राप्त की थी, तो ये बिल्कुल सही है। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह जो था वो 13 वर्ष की आयु में हो गया था, और उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, तो ये भी सही है। और वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे, तो ये भी सही है। कह रहा है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तकों की प्रतिबिंब होती है, और इस पुस्तक से उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? तो वह है व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। ये गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? तो ये था उपयुक्त सभी से। देखिए, रस्किन से, टॉलस्टॉय से और थोरो से, इन सभी से। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन, इससे जो है गांधी जी संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो ये है बरदौली का जो है महात्मा गांधी ने नेतृत्व नहीं किया था। अगर खेरा की बात कर लेते हैं तो अभी आपने देखा है ऊपर, मार्च 1918, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में नेतृत्व किया था। जबकि बरदौली का जो सत्याग्रह हुआ था ये 1928 का नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो आप इनको भी याद रखिएगा। देखिए, ब से बरदौली होता है और ब से होता है वल्लभ भाई पटेल। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? तो देखिए, यहाँ पे जो है जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया था इन्होंने, तो ये बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन शुरू किया था, ये बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, यानी उपयुक्त सभी इसके सही हो जाएंगे। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, कब जोड़ा गया था? तो देखिए, ये जो है ना चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है इनके गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया था। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? तो ये किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो ये प्यारेलाल थे, और इनकी जो बहन है प्यारेलाल की, ये सुशीला नैयर, ये गांधी जी के चिकित्सक थी।
निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? तो ये है वायकोम का सत्याग्रह। ये मंदिर का सत्याग्रह था और वायकोम के मंदिर प्रवेश सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में वायकोम के सत्याग्रह के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो देखिए, ये जो सही है, ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध एक सत्याग्रह था, तो ये बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग नहीं लिया था, तो ये भी सही है। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है महात्मा गांधी का प्रथम आगमन जो है ये 20 दिसंबर 1920 को हुआ था। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? तो पेशे से एक शिक्षक जो था ये था जेबी कृपलानी। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न उद्योगपतियों में से कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे और 1930 में वो जेल भी गए? तो ये है जमनलाल बजाज। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह उपयुक्त विवरण है? तो यह उपयुक्त विवरण जो है ये जमनलाल बजाज का है। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? तो ये थे रेवरेंड चार्ली एंड्रयूज। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो ये जो कारागार है यरवदा जेल को गांधी जी ने क्या कहा था? मंदिर का नाम दिया था। और ये जेल है कहाँ? तो ये महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है यरवदा। भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, आप इसको ध्यान में रखिएगा। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो यह है जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? तो यह किया था माउंटबेटन ने। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो यह किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो यह दिया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जाते हैं? तो ये है एमके गांधी ने कहा था, यानी गांधी जी ने कहा था। देखिए, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? तो ये कहा था गांधी जी ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था, तो गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह जो है ये आरंभ किया था। इसमें चंपारण नहीं दिया गया है, तो चंपारण के बाद जो है गांधी जी ने मजदूर के वेतन दिए जाने के विरुद्ध में जो अहमदाबाद मिल के मजदूर हड़ताल थे वो किया था पहला। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो ये किया था अहमदाबाद की हड़ताल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनसभा कहां दिया था? तो ये दिया था वाराणसी में। अब वाराणसी में कहां? तो BHU में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? तो आइए हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल्स देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने भारत के सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत बिहार के चंपारण से किया था और चंपारण के किसानों को 1 बीघा जमीन यानी 3/20 भाग 3 कट्ठा पर नील की खेती हेतु अंग्रेजों द्वारा बाध्य किया जाता था। इसे 3 कट्ठा पद्धति कहते हैं और नील की खेती करने से इनकार करने पर अंग्रेज किसानों पर अत्याचार करते थे। इसके अतिरिक्त किसानों का लगभग 40 प्रकार के कर थोपे गए थे और बिहार के एक किसान राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से मिलकर अंग्रेज के अत्याचार किसान को
मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की थी। गांधी जी कलकत्ता प्रवास के दौरान राजकुमार शुक्ल के साथ गांधी जी अप्रैल 1917 में चंपारण गए और किसानों को अंग्रेजों की बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हेतु सत्याग्रह आरंभ किया था। जुलाई 1917 में चंपारण एग्रियन कमेटी का गठन किया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, चंपारण एग्रेरियन कमेटी का गठन किया गया 1917 में और गांधी जी इसके सदस्य थे। इस कमेटी के प्रतिवेदन पर तिनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया था। तो आपको यहाँ पे कहीं देख रहा है पटना, बम्बई, कलकत्ता, गोरखपुर। तो अगर ये कलकत्ता, गोरखपुर, बम्बई नहीं है तो आप पटना के साथ जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है, वैसे इनमें से कोई नहीं होगा। अगर हम लोग 17-18 की बात करते हैं तो अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? तो ये लिया था मजदूर ने। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है? तो यह है अहमदाबाद संघर्ष। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो यह किया गया था सूती मिल कामगारों के लिए। गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? तो यह है दक्षिण अफ्रीका 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो यह है वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। एम.के. गांधी के अनुसार अपुरुषों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो ये उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। गांधी इनोवेशन यानी गांधी नवाचार का तात्पर्य क्या है? तो गांधी नवाचार का तात्पर्य है कम निवेश से अधिक उत्पादन, अधिक लोगों के लिए। कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो देख लीजिए यहाँ पे खेरा सत्याग्रह 1918 में हुआ था, सबने अवज्ञा 1930 में हुआ था, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था और चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। तो सबसे पहले चंपारण होगा, तो चंपारण जो है ये आप ऑप्शन में दे सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो यह है राजकुमार शुक्ल। चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया था? तो ये आकर्षित किया था राजकुमार शुक्ल। चंपारण के तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो ये क्या तात्पर्य था? 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो ये किया था चंपारण में। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था, तो ये था नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तो ये जुड़ा था तिनकठिया पद्धति से। चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य था, तो इसका क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य जो था ये किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? तो देखिए चंपारण में नील की खेती से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए राजी किया था। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा सही है? तो राजेंद्र प्रसाद नहीं, ये राजकुमार शुक्ल थे। अगला जो पॉइंट कह रहा है कि चंपारण जांच में आचार्य जेबी कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे, तो ये सही है। जेबी कृपलानी जो थे महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? तो यहां पे है राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंध है? तो ये है राजकुमार शुक्ल। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किसके विरोध में था? तो ये था नकदी फसल के विरोध में। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो नियोजित विकास का जो विरोध किया था वो महात्मा गांधी ने किया था।
चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो चंपारण आंदोलन से जो है जयप्रकाश नारायण संबंधित नहीं थे। चंपारण कृषकीय जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? तो ये जो है ये आपको अनुग्रह नारायण नहीं थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था, तो ये किया था चंपारण में। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो ये लिया था चंपारण में। निम्नलिखित कथनों में से कहाँ गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया था? तो ये उन्होंने किया था चंपारण के अंदर। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह आरंभ किया था? तो चंपारण। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह का संबंध में सही नहीं है, यहां पे कह रहा है? तो देखिए ये प्रथम आंदोलन था जिसमें एम.के. गांधी ने संपूर्ण भारत स्तर पर आरंभ किया था, तो ये बात जो है सही नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो चंपारण नील आंदोलन के जो राष्ट्रीय नेता थे ये थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? तो ये विरोध किया था एन.जी. रंगा ने। खेरा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? तो ये जो कारण था वो अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, यही एक मेन कारण था और यही कथन जो है इसमें सही है। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे किसान आंदोलन और किसान सभा, तो आइए हम लोग ये भी देख लेते हैं फटाफट। किसान आंदोलन का जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था, तो ये था बिजौलिया। निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं था? तो यह है जवाहरलाल नेहरू। अगला जो क्वेश्चन है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकाट का एक स्वरूप था जो वर्ष 1919 में था, तो यह है किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है वह प्रदेश कौन था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो यह किया था अवध के अंदर। 1930 के दशक में निम्नलिखित भागों के भिन्न भिन्न नेताओं के द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए, उनके प्रभाव के क्षेत्र सुमेलित कीजिए। देखिए तो शाहजानंद सरस्वती जो है ये हैदराबाद नहीं, कहाँ होगा शाहजानंद सरस्वती? बिहार। तो 1 और 3 जहां है वही उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और खिदमतगार की बात करते हैं तो NWFP, और स्वामी रामानंद की बात करते हैं तो ये दक्षिण आसाम है। स्वामी रामानंद, आई थिंक स्वामी रामानंद हैदराबाद, सॉरी स्वामी रामानंद जो है वो हैदराबाद, और अब्दुल हमीद खान जो है ये दक्षिण आसाम है। तो इस तरह इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इनमें कौन 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद। अवध का जो एक्का आंदोलन का उद्देश्य था वो क्या था? तो ये था लगान का नगद में परिवर्तन कर देना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया था। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? तो ये थे बिहार किसान आंदोलन से। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये स्वामी सहजानंद ने किया था। 1936 के लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो अध्यक्ष जो था ये स्वामी सहजानंद सरस्वती था, और एन.जी. रंगा जो थे ये महासचिव थे। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव के रूप में निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? तो ये चुना गया था एन.जी. रंगा को। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन हुआ था तो ये हुआ था 1936 में। वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो यह है लखनऊ। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक
अध्यक्ष थे तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो ये किया था कहाँ? उनकी मृत्यु के ठीक पहले। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेसी नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो ये है जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो ये है राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे देखिए सूची 1 और सूची 2 को हमें सुमिलित करना है, तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे छोड़िए, यहाँ पे नहीं देखेंगे, यहीं पे देखिए अगर हम लोग बात कर लेते हैं बरदौली सत्याग्रह का, तो बरदौली सत्याग्रह हम आपको बोले थे कि ब से बरदौली होता है और ब से वल्लभ भाई पटेल होता है, तो आप इनको याद कर लीजिए, है ना। बरदौली सत्याग्रह जो है 2। अगर हम लोग बात कर लेते हैं भारतीय किसान संस्थान का, तो भारतीय किसान संस्थान जो है ये NG रंगा है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4। बंगाल प्रजा पार्टी की बात करते हैं, तो बंगाल प्रजा पार्टी से जो संबंधित हैं वो ये हैं फजलुल हक है। और बकासत संघर्ष जो है ये एक है, यानी स्वामी सरदानंद सरस्वती। तो आप इस तरह इसके आंसर जो हो जाएंगे वो B हो जाएंगे। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बरदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो यह है बरदौली का सत्याग्रह। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो यह दिया था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दिया था? तो ये बरदौली सत्याग्रह के कारण उनको दिया था महात्मा गांधी ने। बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जो तिभागा किसान आंदोलन थे तो उनका जो मांग था कृषकों के समस्त ऋणों को रद्द करना। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो ये राज्य है आंध्र प्रदेश। आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक उससे संबंध था? तो ये है पोचमपल्ली। भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो भूदान आंदोलन की जो शुरुआत है ये आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू हुआ था। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो ये है विनोबा भावे। विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन को प्रारंभ किया था। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी। इसका जो पहला क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? तो ये है BP वाडिया ने। निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया था? तो ये किया था महात्मा गांधी ने। भारत ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1920 में। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के 1920 में बंबई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। 1920 में आयोजित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। 1929 के नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो ये है MN राय। अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीयों के समूह के मुखिया निम्नलिखित में से एक कौन थे? तो ये थे MN राय। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? तो ये था साम्यवादी आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध। निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स,
हेराल्ड लास्की और रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां किया था। तो ये है मेरठ संयंत्र मुकदमा। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? तो ये समय था 1926 से 1939। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? तो रेडिकल डेमोक्रेटिक का गठन किया था एम.एन. राय ने। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का नाम था क्रांतिकारी साम्यवादी दल। और इसी के साथ जो है ये आज का सेशन यहीं पे एंड होता है। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और सेशन अगर आपको अच्छा लगे तो बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए और एक लाइक का बटन भी दबा दीजिएगा। तो क्योंकि बेल आइकन इसलिए कि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप अगला वीडियो भी देखा कीजिए। और ये जो जितने वीडियो है ये आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।